नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं बिरुमाना इसार खान। एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत में कर रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। कांग्रेस का आप जानते हैं राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में देर रात तक बहस हो जाती है। तो सीधे निशाने पर बीजेपी को लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहाँ पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये संबोधन अभी भी जारी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा था और उस शिक्षा के बारे में उन्होंने पूरा एक पेज लिख कर दिया। आज की शिक्षा कम्युनलाइजेशन हो रहा है, आज की शिक्षा कमर्शलाइजेशन हो रहा है, आज की शिक्षा जो गरीबों के हाथ वहां नहीं पहुंच सकते ऐसे हैं। इसीलिए इस शिक्षण व्यवस्था को बदलना चाहिए, ये मैडम गांधी जी का कहना है और हम लोगों का भी वही कहना है। हम बार बार पार्लियामेंट में इसको उठाने की कोशिश किए, लेकिन अच्छा हुआ सोनिया गांधी जी ने इसको लिखकर लोगों को समझाया और दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। सरकार के नाकाबिलियत की वजह से युवाओं को एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हुआ है, उनको उच्च शिक्षण लेते हुए भी उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। वो छोटे नौकरी पे काम करने के लिए आज तैयार है। ये है मोदी, ये है बीजेपी सरकार। भाइयों, किसानों का आंदोलन ये सरकार बार बार कुचल देती है। मैं आपकी आमदनी 2 गुना करूंगा, क्या क्या नहीं बोले, इतना झूठ बोले, शायद वो डिक्शनरी में झूठ शब्द ही उन्होंने बार बार सीखा है, दूसरा वो शब्द वो सीखे नहीं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा, और तहव्वुर राणा को या तो आज देर रात या फिर कल सुबह तक भारत ले आया जाएगा। एनआईए की हिरासत में राणा शुरुआत में रहेगा। 2 दिन पहले ही अमेरिकी अदालत ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी को भी उसकी खारिज कर दिया था। 16 साल 4 महीने 13 दिन बाद आखिर वो मौका आ गया जब 26/11 मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार हिंदुस्तान की धरती पर अपने गुनाहों का हिसाब देने आने वाला है। मोदी सरकार की कोशिशों के बाद आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। एनआईए की टीम बिल्कुल तैयार है और उसको वापस लाने की पूरी कार्रवाई हो चुकी है।
न केवल रॉ आईबी मुंबई पुलिस बल्कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनकी कस्टोडियल पूछताछ करेंगी। जिस वक्त अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी खारिज हुई, उस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अदालत में मौजूद थी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तभी शुरू हो गई। हिंदुस्तान लाने के बाद एनआईए की कस्टडी में रहेगा तहव्वुर राणा। इसके बाद तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा, जहां मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी दी जाएगी। मुंबई हमले का केस तहव्वुर राणा पर चलाया जाएगा। दिल्ली में तिहाड़ जेल और मुंबई में आर्थर रोड जेल में तहव्वुर राणा को रखे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस बैरक में मुंबई हमले के गुनहगार अजमल कसाब को रखा गया, उसी बैरक में तहव्वुर राणा को रखा जा सकता है। उसी बैरक के बगल में मुंबई हमला केस की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई गई थी। मुमकिन है उसी विशेष अदालत में तहव्वुर राणा के खिलाफ केस चलाया जाए, क्योंकि जब प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई, तब अमेरिकी सरकार और अमेरिकी अदालत ने ये शर्त रखी कि तहव्वुर राणा को हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। इसी वजह से जहां कसाब का ट्रायल चल रहा था, वहीं तहव्वुर राणा पर केस चलाने की तैयारी है। बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जाने गई हैं, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। आज ये संभव हो पाया है तो ये मोदी सरकार की कोशिश का ही नतीजा है। फरवरी में जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तो उन्होंने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. मोदी जब खुद गुजरात के सीएम थे और मुंबई हमले को अंजाम दिया गया था, तब उन्होंने तहव्वुर राणा को लेकर तत्कालीन सरकार को सवालों में खड़ा किया था। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? मानो मोदी के सीने में भी राणा को लेकर सवाल सालों से सुलग रहा था। 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। ISI, लश्कर-ए-तैयबा, डेविड हेडली और राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। मुंबई हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाले तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए इतना अहम क्यों था, ये भी जान लीजिए। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। फिलहाल कनाडा का पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। कनाडा में ये कारोबारी है। आतंकी डेविड कोलमन हेडली के स्कूल का दोस्त है। राणा ने ही हेडली को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत का टूरिस्ट वीजा दिलाया। इसके बाद हेडली ने मुंबई में आतंकी हमलों के लिए रेकी की। मुंबई हमले के एक साल बाद ही साल 2009 में एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा शिकागो में राणा के ठिकानों पर पहुंची थी। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी और पिछले 8 सालों में एक बार भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे उसके पड़ोसियों को उसके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका होती। लेकिन इस इलाके की शांति पिछले महीने तब भंग हुई जब FBI ऑफिशियल्स ने इस घर पर रेड की। तहव्वुर राणा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने साल 2009 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत ने अमेरिका को सबूत दिए। इन्हें आधार मानकर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी और अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर
सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली में जो एनआईए का दफ्तर है उसके बाहर भी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज देर रात तक भारत लाया जा सकता है तहव्वुर राणा को। एनआईए की हिरासत में तहव्वुर राणा को शुरू में रखा जाएगा और ऐसे में आपको दिखा देते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये एजेंसियां उसको लेकर भारत आ रही हैं और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो एनआईए का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल एनआईए दफ्तर हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसको मुंबई या दिल्ली लाया जाना है, जिसके मद्देनजर फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर गेट के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर दौरा कर रहे हैं। आप एबीपी न्यूज़ पर फिलहाल ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीफ की जा रही है और इस पूरे जोन में जहाँ पर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है वहाँ पर तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है। वजह यह है कि भारतीय एजेंसियाँ जो हैं वो सबसे पहले ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली आएंगी और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है क्योंकि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको ये आश्वस्त किया गया था कि वो भारत तहव्वुर राणा को जरूर भेजेंगे और जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वहां से भी तहव्वुर राणा को कोई भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद भारतीय जो एजेंसियां हैं वो वहीं पर मौजूद थीं और अब उसको भारत प्रत्यर्पित करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और इसी के लिए ये तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा जो है एनआईए दफ्तर के बाहर बढ़ा दी गई है और अभी जो सीआईएसएफ की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और मुंबई में हमला करने वाले जो आतंकवादी आए उनके पीछे तहव्वुर राणा का क्या रोल था, इसको अब जरा समझते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर आकर पाकिस्तानी आतंकियों ने जो तबाही मचाई उसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान के इशारे पर काफी पहले से 7 समंदर पार तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकी लिख रहे थे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का खास साथी माना जाता है तहव्वुर। हमलों से पहले तहव्वुर और हेडली में कई बार मीटिंग हुई। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने अपने बयान में अमेरिकी जांच एजेंसियों के सामने तहव्वुर राणा का नाम लिया था। हेडली अभी मुंबई हमले में भूमिका के लिए अमेरिका की जेल में बंद है। हेडली ही वो आतंकी है जिसने मुंबई में हमले से पहले ताज होटल, चबाड़ हाउस, लियोपोल्ड कैफे समेत कई मुख्य जगहों की रेकी की। बाद में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग लिए लश्कर के आतंकियों ने मुंबई में इन्हीं जगहों पर हमले किए। 26/11 हमले के मकसद से तहव्वुर ने कई बार हेडली से मुलाकात की थी। तहव्वुर ने हेडली के लिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए वीजा दिलाने में मदद की थी ताकि फर्जी कारोबार की आड़ में हेडली मुंबई आकर रेकी कर सके। तहव्वुर अच्छे से जानता था कि मुंबई में क्या होने वाला है। तहव्वुर के खिलाफ भारत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक 26 नवंबर को हमले से ठीक पहले मुंबई के पवई में एक होटल में 2 दिनों तक राणा रुका था। तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को भारत आया और 21 नवंबर तक भारत में रहा। इस दौरान ही वो 2 दिन पवई के होटल में रहा। मुंबई हमले की प्लानिंग के दौरान हेडली और राणा के बीच ईमेल के जरिए बातचीत भी एजेंसी को मिली। तहव्वुर और हेडली के बीच ईमेल के जरिए बातचीत हुई जिसमें हेडली ने आईएसआई के मेजर इकबाल की ईमेल आईडी मांगी थी क्योंकि 26/11 आतंकी हमले के पीछे आईएसआई की साजिश थी। भारतीय एजेंसियों ने तहव्वुर राणा और हेडली के साथ मेजर इकबाल को भी आरोपी बनाया है। राणा की वापसी के बाद बारी बारी से सभी गुनहगारों का नंबर आने वाला है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद इलाके में 10 अप्रैल तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जंगीपुर के रघुनाथपुर और सुती में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। यहां हालात अब कंट्रोल में हैं। ये तस्वीरें जंगीपुर में नए वक्फ कानून के विरोध में हुए बवाल की हैं। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए। हालात इतने खराब हो गए कि उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। जंगीपुर में नए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे थे। हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए।
हालात बिगड़े और उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, फिर गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने जैसे तैसे हालात को काबू किया। पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हिंसा के बाद जंगीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन चाक चौबंद है। हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस बीच बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार से जंगीपुर हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने सरकार से ऐसी हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगाने को कहा है। जंगीपुर में अचानक भड़की हिंसा आखिरकार भड़की कैसे? कैसे उपद्रवियों ने सड़क पर यह तांडव किया? कैसे गाड़ियों को आग के हवाले किया गया? आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। हंगामे की शुरुआत सड़क जाम करने के बाद हुई। पुलिस सड़क खाली करने के लिए पहुंची, तभी उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए शाम के 4 बजे नेशनल हाईवे 12 जो रास्ता सीधा कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ कनेक्ट करता है, इसी रास्ते के ऊपर मुर्शिदाबाद जिले के उमरपुर मोड़ में काफी सारा भीड़ इकट्ठा हुए थे। मुट्ठी भर पुलिस था। काफी समय से नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ था। पुलिस थोड़ा बहुत जोर प्रदर्शन करने का कोशिश किया। जो लोग रास्ते के ऊपर धरने पे बैठ गया था, वो लोग को हटाने का कोशिश किया और उसी समय मच गया बवाल। पुलिस के तरफ पत्थरबाजी शुरू हो गया। पुलिस का जितना भी इधर गाड़ी था उसके ऊपर तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। आगजनी और पथराव के बाद पुलिस ने जैसे तैसे हालात को कंट्रोल किया। पथराव में कुछ पुलिस वालों को चोट भी लगी है। और इस बीच देखिए, वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा देखने के लिए मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने वक्फ कानून को लेकर चर्चा की मांग की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बेरोजगारी पर चर्चा की बात कही गई। इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान विधायक जब बाहर निकले तो फिर जो एमएलए लॉबी होती है, वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से कुछ बातें कही गई, जिस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई और देखते ही देखते एमएलए लॉबी में नौबत जो है वो हाथापाई तक पहुंच गई। वहां मेजें तोड़ दी गई, कुर्सियां तोड़ दी गई। और इस बीच आइए जल्दी से आपको गुजरात के अहमदाबाद लेकर चलते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसपे संबोधन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जारी है। हमारे सब जो डीसीसी प्रेसिडेंट थे उनकी मीटिंग हमने ली। एक गाइडलाइंस देने के लिए हमने पूरी कोशिश की और जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के 1 साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। और हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों को 3 मीटिंग ली और आगे का कार्यक्रम तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे हैं, उनका संबोधन जारी है। आने वाले समय में कांग्रेस संगठन के स्तर पर किस तरीके की तब्दीलियां करेगा, इसको लेकर क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर होना चाहिए। और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। गुजरात के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप संकल्प लेकर अपने घरों से निकल पड़िए। सफलता आपके कदम छूने के लिए तैयार है। हम फिर से भारत की आजादी की
कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि संकल्प लेकर निकल पड़िए घर से, संघर्ष करने का समय है। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस को मजबूती से लड़ना होगा। उसी के लिए कांग्रेस किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत कर रही है उसकी रूपरेखा रख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब हमारी खुद की सरकार दे रही है, तब सांप्रदायिकता का फायदा विदेशी उठाते थे, आज स्वयं हमारी सरकार उठा रही है। पर हमें ये लड़ाई भी जीत कर रहना है और इसके लिए राहुल जी तैयार है, मैं और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। हम कभी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे मंजिल को हम पहुंचेंगे। यही कहकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात, जय कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह संबोधन, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाने पर सीधे मोदी सरकार को लिया है और किस तरीके से मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी का बनाया जाए ताकि केंद्र सरकार के बरक्स कांग्रेस मजबूती से सियासी तौर पर लड़ सके, इसकी एक रूपरेखा रखी गई है। जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहाँ पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और SC, ST, OBC, EWS के आरक्षण पर चोट की गई है कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को वो सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश EVM को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए। कहीं भी दुनिया में EVMs नहीं है, सिर्फ भारत में है। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, EVM नको।
और वहीं महाराष्ट्र के थाने से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहां मुंब्रा में 10 साल की बच्ची बाथरूम की खिड़की से फेंककर उसकी हत्या कर दी। हत्या से पहले रेप की आशंका भी है। 19 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। थाने के मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई ये भीड़ मासूम की निर्मम हत्या पर भड़की हुई है। देर रात तक भीड़ आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़ी रही। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाया। वारदात एक अपार्टमेंट में हुई, जहां आरोपी 10 साल की एक नाबालिग बच्ची को खिलौने का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने फ्लैट पर ले गया। आरोप है कि उसने बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसे बाथरूम की खिड़की से फेंक दिया। आसपास के लोगों को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो खून से लथपथ बच्ची की लाश दिखी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बाथरूम की जो ये विंडो है उसके 6 ग्लासेस निकाली थी, 4 ग्लासेस, और वो खुली थी। तो उस हिसाब से डीप में इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसा पता चला कि वहां का एक 19 साल का लड़का है, उसने उसको खिलौने देने के बहाने ऊपर लेके गया, उसने उसको मार के वहां से फेंका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।